नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क ज्ञान में। मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। इस वीडियो में आपसे मैं 50 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यूजीसी नेट और तमाम अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ध्यानपूर्वक देखें और सुने और साथ ही साथ इन्हें सॉल्व भी करते चले जाएँ। पहले आप खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद मेरे द्वारा जो सही आंसर बताया जा रहा है आप उससे मिलान करें कि आपका आंसर सही था या गलत था। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था। आप ये ध्यान दें, कौन सा कथन सही नहीं था। उन्हें नीतिशास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। यह कथन कौटिल्य से संबंधित सही नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने नीतिशास्त्र की रचना की थी, तो वो पहले विचारक नहीं थे जिन्होंने नीतिशास्त्र की स्थापना की, इसलिए यह कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ये कहना है डार्निंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। यह किसने कहा है? यह कहा है अरस्तु ने। आप अरस्तु को पढ़ेंगे तो ये विचार आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा, इसमें जो 4 लाइनें दे रखी हैं इसमें से कौन सा सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसमें है सही नहीं है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। यह बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आप ये ध्यान दें कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते कि किस विचारक ने कौन सी बात सही कही, वो कहते हैं कि सही नहीं है। क्योंकि हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हड़बड़ी में हमें देखते हैं कि नहीं पढ़ना हम भूल जाते हैं और ये पढ़ते हैं कि सही है, तो उसमें हम गलती कर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? देखिए, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। दूसरा, गौरव सहानुभूति के असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न होती है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है चौथा, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभिकथन और कारण दिए जाते हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन कहता है, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। कारण क्या दिया है? इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्ता परक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप लेती है। तो इसमें सही क्या है? आप ये देखिए, उसने बोला कि इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, तो इसने कहा इच्छा शक्ति केवल संख्या पर नहीं बल्कि गुणवत्ता परक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप लेती है। तो इसमें ए अर्थात अभिकथन और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं, जिन्होंने गांधी को प्रभावित किया है सुमेलित करें नीचे दिए गए कूटों से। किस किस ने प्रभावित किया है और किस किस विचार के संदर्भ में प्रभावित किया है, आपको ये मिलान करना है। तो आप वीडियो स्टॉप करें और ख़ुद से इसको हल करें और मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ जो कूट दे रखे हैं कूट बी। इसका मतलब पहला, जैन धर्म
अहिंसा पर बल दिया उन्होंने। दूसरा, वैष्णव धर्म ने दृष्टिकोण की विश्वजनीनता को क्या विचार उससे वो प्रभावित हुए। रस्किन और टॉलस्टॉय से औद्योगिक सभ्यता और निश्चय प्रतिरोध के विचार के लिए तिरस्कार। प्लेटो से आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। ये विचार हैं, आप इसे देख लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया? तो ये शुरू करने वाले अरविंदो थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, फिर अभिकथन और कारण दिया हुआ है, आप इसे पढ़ें और खुद करने की कोशिश करें। मैं इसको आंसर आप खुद करें, उसके बाद आपको आंसर बताता हूँ। तो अभिकथन दिया है, एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। इसमें कारण दिया है, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो इसका कूट जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कूट एक। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? ये कहने वाले व्यक्ति विचारक नेता बी.आर. अम्बेडकर थे। आप आगे बढ़िए। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखें, कौन सा क्वेश्चन सही है ये बात नहीं पूछ रहा, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है ये बात कही जा रही है। तो कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है ये कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये आपको ध्यान देना है। तो पढ़ते जाइए एक एक करके। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है, ये सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं बचता है? उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप में समग्र नहीं करता है। तो ये कथन सही नहीं है। 11वें का आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है, आइशा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? आप इसको पढ़ें और फिर खुद से करने की कोशिश करें। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो जो कथन सही नहीं है और इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है कथन नंबर 4। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह उन्होंने व्यक्त किया के प्रति संदेह है, ऐसा नहीं है। तो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यक नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आप ये देख लें, उत्तर है इसका उत्तर है जॉन रॉल्स। ये आंसर बिल्कुल सही है। जॉन रॉल्स ये कहते हैं, ये परिकल्पना जॉन रॉल्स की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा? जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है? आर नॉजिक ने लिखा है, इसको आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? आप ये ध्यान रखें। तो फ्रेडरिक हाइक समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। बाकी जो 3 विचारक हैं ये हैं, इनको हम समुदायवादी मानते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? 16 प्रश्न नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं नहीं हैं? कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? आगे तो प्रश्न ये है और नीचे कूट दिए हुए हैं, आपको उन कूटों को चयन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कूट दिए होते हैं और कूटों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और फिर हम ये जो कथन दिए हैं ABCD इनमें से लगाकर हम चले आते हैं, जो कि ये गलत होता है। इसलिए हमें पेपर में ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कूट दिए हुए हैं तो कूट के ऑप्शन 1, 2, 3 को फिल करना है, ना कि कथन के ऑप्शन ABCD को फिल करना है। तो इसमें सही जो कूट हो जाएगा, आप ये पढ़ लीजिए एक बार।
कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता अपेक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग और धर्म कुछ भी हो। ये भी सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति का एक मत एक समान, ये भी सही है। तो इसका आंसर तो बहुत ही सरल है, ऑप्शन नंबर 4 यह आंसर सही है। प्रश्न नंबर 17 में चलते हैं। 17 में सूची दी हुई है, आपको मिलान करना है और ये मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होता है। आप करके देखिए, नहीं होता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा अपने से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिया बेरी, इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ब्रिया बेरी ने लिखा है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके बाद सुसन मोरेन ऑकिन ने लिखा है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। सी में अमर्त्य सेन ने क्या लिखा है, अमर्त्य सेन ने लिखा है आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा है, ये आप ध्यान रखें। और टॉम कैम्पबेल ने लिखा है जस्टिस। तो इसमें जस्टिस से जुड़े हुए ज़्यादा प्रश्न है, तो इस तरीके से आंसर कूट 1 सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्या कहता है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन और फिर उसके बाद कूट को सही लगाना है। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा। ये है आंसर, कूट कौन सा सही होगा, कूट नंबर 3, ए, बी और डी। ठीक है, ए यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। उसके बाद बी, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क मांसपेशी तंत्रिका के बराबर होती है। और डी, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। और जो इसमें नहीं लिया गया है वह है प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें क्या दिया है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। कौन से मार्क्सवादी सिद्धांत में, आप कूट को चयन करेंगे, ध्यान रखिए कूट को चयन करना है। तो कूट को आप पढ़ लीजिए, मैं आपको कूट सीधे बता देता हूं कि कूट कौन सा सही है। आप पढ़िए, कूट नंबर 2 ACD सही है। ये कहता है सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। उसके बाद सी, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। और डी, क्रांति की रणनीति और दांवपेच का उनका सिद्धांत। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। कौन से एक विचारधारा की विशेषता नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 4, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों के समाविष्टि या व्यक्ति नहीं करते हैं, ये राजनीतिक विचारधारा की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है। किसने दी है, रायशी, मेड्रिक, वार्ड ने दी है। प्रश्न नंबर 22, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये हैं जीन ब्लॉन्डेल, ये लेखक हैं। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, आपको उसको पढ़कर फिर निकालना है। पढ़िए, अभिकथन है तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए एक आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन की मान्यता दी गई है। तो इसका तर्क दिया है सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परख निर्देश के रूप में की जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही तो हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो कूट दिया हुआ है, कूट नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 में कहते हैं गैब्रियल आलमंड द्वारा निर्धारित हित समूह को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप व्यवस्थित कीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका ऑप्शन, इसका सही जवाब आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। सारे आंसर मैं ही बताऊंगा, आप अगर कमेंट में जो भी आंसर बताते हैं फिर उसका आंसर मैं आपको बताते चलूँगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा इसमें सही नहीं मिला हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर
3 जो है मेलाफोर समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता का उत्पादन लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में उत्पादन होगा, तो यही जो समझौता है ये ठीक नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। इसमें फिर तर्क दिया हुआ है और कथन अभिकथन है, तो पढ़िए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, सही है। तर्क क्या है? आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की प्रवृत्ति दिखने लग गई थी। तो आप ये देखिए, स्वतंत्र हो गए, ऊपर जो अभिकथन दे रहा है उससे संबंधित क्या नीचे तर्क दिया गया है? जी नहीं, लेकिन नीचे जो कही गई बात है वो भी सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो कूट नंबर 2 सही हो जाता है। आगे बढ़िए, 27 प्रश्न नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो मिले हुए हैं उसमें से कौन सा सही नहीं मिला हुआ? सही नहीं मिला है इसमें ऑप्शन नंबर बी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, AP हंटिंगटन, यह ऑप्शन सही नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 28 कहते हैं किस क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? इसमें कूट आपको चेक करना है, कूट ABCD सही हैं पूरे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है सब, क्योंकि संविधान में क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? संविधान में परिवर्तन आपने प्लेटो को पढ़ाई है, वो कहते हैं, सॉरी आपने अरस्तु को पढ़ाई है। अरस्तु कहते हैं कि भाई कैसे क्रांति आती है, तो संविधान में भी अगर चेंज हो जाए तो क्रांति आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 कहता है सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में लिखने में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये बात कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है ये बात नहीं कह रहा है, कौन सा कथन सही है ये सारे ये बात कर रहा है। तो पढ़िए ज़रा, कौन सा एकात्मक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही होंगे कूट उसके हिसाब से होगा। 29 नंबर प्रश्न का कूट जो है ABCD सारे यही सही होंगे, क्योंकि आप पढ़िए ज़रा क्या क्या कहता है। यह राष्ट्र की एकता अखंडता और छोड़ना सर्वाधिक प्रभावी है। दूसरा, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय प्रत्योजित की जाती है। ठीक है, इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं करती हैं। तो इसमें 29 नंबर में बी जो ऑप्शन कूट नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों को न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसमें भी कूट दिया हुआ है, आप कूट को ध्यान में रखते हुए उत्तर देंगे। तो कूट नंबर A, B और C मतलब 5वां और 14वां संशोधन, ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो ये दूसरा है ये सही नहीं है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्ज़रलैंड नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? किसने की है? ये मैक्स वेबर ने की है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन वही अभिकथन और तर्क। क्या है अभिकथन? अभिकथन कहता है लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है, यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है, ये बिल्कुल सही है। और आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है, क्या यह सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। तो अब आप और जो ऊपर कहा गया है क्या उसकी सही व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब कूट नंबर 2 A और R दोनों सही हैं, किंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। 33 का यह आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 में मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सही की बात कर रहा है। तो पेपर में एग्ज़ाम में आप पढ़ते समय ये ध्यान रखिए, जो लास्ट में डार्क सही है और सही नहीं है इसको ज़रूर पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। 34 में तो आंसर हो जाएगा इसका सही कूट B सही है। 35 नंबर प्रश्न में
मिलान दिया गया है, सही कूट का आपको चयन दिया करना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो 35 नंबर में क्या क्या चीज़ें ठीक हैं आप मिलान कर लीजिए, पढ़िए, खोजिए, उसके बाद मिलाइए। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है कूट नंबर 1, अर्थात रॉबर्ट डॉल ने लिखा है पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। उसके बाद MP लेफ्सेट ने लिखा है पॉलिटिकल मैन। स्कीमर कार्ल ने लिखा है लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी। एंड रोजर चार्ल्सन ने लिखा है पॉलिटिकल रियलिटी, कंपैरेटिव कमेंट। तो ये 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूरे कार्यकाल के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था का उपबंध है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, अर्थात वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीच में सरकार गिर गई जैसा कि संसदीय कार्य प्रणाली में होता है। और कथन है तर्क है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। क्या ऐसा है? क्या वहाँ पर शक्ति केंद्रीकृत होती है या अभिकेंद्रित मतलब केंद्रीकृत होती है? जैसा नहीं है तो, लेकिन ये अपने आप में कथन सही है, तर्क ऊपर वाले में सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कूट नंबर 2 सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता है, आप इसमें देख लीजिए, क्रांतियों की बात की गई है और ये कब हुई, कहाँ पर हुई, इन्हीं सब के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो कूट सही होगा, कूट नंबर 1 सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर 38 कहता है, आधुनिकीकरण की सामान्यतया निम्नलिखित में से किसके सदृश माना जाता है? पश्चिमीकरण के राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, यूरोपीय औद्योगिकरण किसके सामान्यतः माना जाता है? आधुनिकीकरण को किसके समान माना जाता है, सादृश्य माना जाता है? तो औद्योगिकरण के। देखिए यहाँ पर मैं भी गलती कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, ये डी नहीं, आपको कूट चयन करना है। तो ये जो सारे हैं, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, राष्ट्र तंत्र का उदय और ये सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी अर्थात कूट संख्या 4 सही है। तो प्रश्न नंबर 39 को पढ़ लेते हैं। 39 क्या कहता है? 39 में कहा गया है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पढ़िए, पहला ए, समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। क्या आपको ऐसा लगता है? बी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। सी, मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ निष्पक्ष रहती है। डी, मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं। तो कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है? तो ए सही है, बी ये भी सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका आज बहुत निर्णायक है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ निष्पक्ष रहती है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट औद्योगिक घराने मीडिया को नियंत्रण में रखते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो कूट दिया हुआ है, कूट नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में आपको लेखक और अवधारणा दी गई है, किताबें नहीं है, अवधारणा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कूट नंबर 1, आप पढ़ के मिलान कर लीजिए कैसे हुआ है ये, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताएंगे। आगे प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ये ऑप्शन है, विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया है? किसने उपलब्ध कराया? मॉरिस जॉन्स ने उपलब्ध कराया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ध्यान रखें कौन सा चीज़ सही है। तो पढ़िए और फिर उसके बाद कूट पर चयन करना है।
इसने संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसने सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सी, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, ठीक है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से कूट संख्या 1 सही हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 में आपको विचार अवधारणा दिया हुआ है, संबंध व्यक्ति दिया हुआ है 44 में। तो आप मृदु राज्य अर्थात सॉफ्ट स्टेट किसने कहा है? सॉफ्ट स्टेट कहा है गुनार मिडाल ने, ठीक है, गुनार मिडाल कहते हैं। अभाव की राजनीति कौन बात करता है? माइनर वार्नर बात करते हैं अभाव की राजनीति में। मृदु राज्य ये बात करते हैं। शासनशीलता का संकट कौन कहता है? अतुल कोहली कहते हैं। और विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इस तरीके से आपको जो पूरा कूट होगा, कूट नंबर 1 44 में सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर 45 में 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखें, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये साफ दिखाई देता है, सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता संविधान संशोधन में। आप ध्यान रखें, संविधान संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत लोकसभा और 2/3 बहुमत से ही राज्यसभा में वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगला प्रश्न, सन 1989 के से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें और नीचे कूट दिए हुए। इस चीज़ को आप खुद करें और लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन सोचें, ज़रूर सोचें और फिर बताएं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ये जो कूट डी दिया हुआ है वो है, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु त्यागपत्र हटाए जाने अन्यथा की वजह से रिक्ति हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 70 कहता है। 48 क्वेश्चन 48 नंबर, या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है जेम्स मेनर ने। किसने कहा है ये कथन? ये कथन जेम्स मेनर ने कहा है। प्रश्न नंबर 39 और फिर 50, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से सुनिए इन्हें। प्रश्न नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं? एक विधिक संस्था, एक लोक संस्था, कौन मानता है? ये मानते हैं माधव खोसला और अनंत पद्मनाभ, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 50 कहता है कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? कौन कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लॉयड एवं सुजन रुडोल्फ कहते हैं। तो ये थे आज के 50 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे, क्योंकि पेपर नंबर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 50 मैंने करा दिए हैं, 50 और आगे आपको कराऊंगा। ये मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ और निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आप मेरी बात पर यकीन करके देखिए, क्योंकि अभ्यास से ही मैंने ये नेट निकाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अभ्यास करेंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, कमेंट करें, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर लिखें, प्रतिक्रिया आपको ज़रूर दी जाएगी। धन्यवाद।